Hello students, how are you? I hope you are fit and fine at your home and doing your homework regularly and properly. Students, social and political life, civics, chapter फर्स्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने किया। चैप्टर सेकंड अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म के बारे में हमने रीड किया। चैप्टर थर्ड व्हाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट्स के बारे में हमने रीड किया। पार्लियामेंट्स के पार्ट्स के बारे में रीड किया। लोकसभा राज्यसभा के बारे में हमने अच्छी तरह से रीड किया। टुडे वी स्टार्ट चैप्टर 4। चैप्टर नेम इज अंडरस्टैंडिंग लॉज, कानूनों की समझ। लेसन 4 के अंदर हम ये देखेंगे कि कानून कैसे बनाए जाते हैं, कैसे उनको अप्लाई किया जाता है। तो ये सब हम डिटेल से चैप्टर 4 अंडरस्टैंडिंग लॉज में रीड करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से सुनना है और लेसन को ध्यान से समझना है। यू मे बी फेमिलियर विद सम लॉज सच एज दोज दैट स्पेसिफाई द एज ऑफ मैरिज, the age at which a person can vote, and perhaps even the laws dealing with buying and selling of properties। तो आप शायद कानूनों के बारे में अच्छी तरह से जानते हो, कुछ कानूनों के बारे में, सभी कानूनों के बारे में तो नहीं, कुछ कानूनों को अच्छी तरह से जानते हैं, जानकारी रखते हैं, जिनमें से जैसे एज ऑफ मैरिज यानी कि शादी की जो एज है वो कानून के द्वारा कितनी बताई गई है। एज ऑफ मैरिज में गर्ल्स की जो एज है, गर्ल्स की 18 ईयर्स ओल्ड और बॉयज़ की है वो 21 ईयर्स। तो ये क्या है, कानून के द्वारा, लॉज के द्वारा बताया गया है कि बॉयज़ और गर्ल्स की एज क्या रखी गई है। द एज एट विच ए पर्सन कैन वोट, वोट देने की उम्र, जो 18 ईयर्स अडल्ट हो जाएगा उसको राइट टू वोट मिल जाएगा। परहैप्स इवन द लास्ट डीलिंग, और आप जानते भी होंगे कोई प्रॉपर्टी जो आप खरीद रहे हैं या प्रॉपर्टी को आप सेलिंग कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उनके बारे में भी आपको कुछ लॉज के बारे में जानकारी होगी। वी नो दैट पार्लियामेंट इज इंचार्ज मेकिंग लॉज, आपको ये भी जानकारी होगी कि जो कानून बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या इंचार्ज कौन है कानून बनाने का, पार्लियामेंट, संसद, जिसके बारे में हमने चैप्टर 3 में अच्छी तरह से रीड किया। डू दीज लॉज अप्लाई टू एवरी, ये जो कानून बनाए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा प्रत्येक सिटीजन पर, एवरी सिटीजन पर इसको अप्लाई किया जाता है, इन लॉज को अप्लाई किया जाता है। हाउ डू न्यू लॉज कम इनटू बीइंग, कैसे नए कानून हैं वो बनाए जाते हैं। एंड कुड देयर बी लॉज दैट आर अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल, कुछ कानून ऐसे होते हैं जो जनता को पसंद नहीं आते हैं, जिन पर कई बार विवाद हो जाते हैं, झगड़े होते हैं, जनता उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करती है। तो ऐसे कानून क्यों, कौन से होते हैं, कि किस प्रकार वो कानून बनाए जाते हैं, तो जनता उनका क्यों विरोध करती है, तो इन सब के बारे में हम चैप्टर 4 में रीड करेंगे। व्हाट शुड बी एज सिटीजन डू अंडर सच सर्कमस्टेंसेस, इस प्रकार की जो परिस्थितियाँ हो जाती हैं, तो आप एक नागरिक होने के नाते नाते नागरिक हैं आप इंडिया के, तो आप क्या करेंगे अगर इस प्रकार के जो रूल बनाए जा रहे हैं जो पब्लिक के अकॉर्डिंग नहीं हैं या हमारे ऊपर ज़बरदस्ती फोर्सफुली हमारे ऊपर अप्लाई किए जा रहे हैं, तो ऐसे कानूनों के लिए आप क्या करेंगे। आप एक इंडिया के सिटीजन हैं, तो इसके लिए आप इमेजिन करिए। ओके, डू लॉ अप्लाई टू ऑल, किस प्रकार कानूनों को लागू किया जाता है या हम सब पर कैसे लागू होते हैं, तो इसके बारे में ये सिचुएशन दी गई है, इसको हम पढ़ रहे हैं। आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, तो जो क्वेश्चन यहाँ पुट किए गए उनको आंसर देने की कोशिश करें। एक गवर्नमेंट ऑफिशियल हेल्प्स हिज सन गो इनटू हाइडिंग बिकॉज हिज सन हैज बीन गिवन 10 years जेल सेंटेंस बाय ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर ए क्राइम दैट ही हैज कमिटेड। एक चिल्ड्रन है जिसने क्राइम किया है और जो उसके पिताजी हैं एक ऑफिशियल, गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, सरकारी अधिकारी हैं, तो जो अपने बच्चे को सजा देने से बचाने के लिए छिपाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि एक सरकारी अधिकारी है जो अपने बच्चे को छिपाने की कोशिश कर रहा है ताकि उसको सजा ना मिले। तो क्या ये सही है, क्या ये ठीक है? तो ये ठीक नहीं है। डू यू थिंक दैट गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्शन वर राइट, क्या इस प्रकार का जो काम किया है अधिकारी ने वो ठीक है। शुड हिज सन द exempt from law just because his father is economically and politically powerful, तो इस प्रकार क्या उसके बच्चे को कानून की तरफ से माफ़ी मिल जाएगी।
कि उसके पिताजी हैं वो एक इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली पावरफुल हैं, यानी कि उसके पास राजनीति की पावर है या उसके पास पैसा ज़्यादा है। तो क्या ये अमीर लोगों के लिए कानून नहीं है? तो ये सब गलत है। कानून सबके लिए इक्वल है, चाहे कोई पुअर है, चाहे कोई रिच है, चाहे कोई काला है, चाहे कोई गोरा है, चाहे कोई बड़े पद पर है, चाहे कोई छोटे पद पर है। तो ये कानून जो हमारे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए हैं या कानून बनाए जाते हैं, वो सबके लिए सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। अबोव इज ए क्लियर केस ऑफ द वायलेशन ऑफ लॉ। जो ऊपर जो मामला हमने रीड किया है वो उसमें साफ बताया गया है, साफ हमें पता चला है कि कानून का जो उल्लंघन है, कानून जो नहीं माना जा रहा है या कानून का के खिलाफ जाकर काम किया जा रहा है, वो नहीं करना चाहिए। एज यू रीड इन यूनिट फर्स्ट, आप फर्स्ट यूनिट में या फर्स्ट चैप्टर में रीड कर चुके हैं, मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो हमारे संविधान सभा के मेंबर थे, सदस्य थे, जिन्होंने हमारे संविधान को बनाया था, पर एग्री जो सहमत थे, देयर शुड बी नो आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ पावर इन द इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी स्वतंत्र भारत, आज़ाद भारत के अंदर किसी भी प्रकार की मनमर्जी की सत्ता नहीं होगी, यानी कि तानाशाही डिक्टेटर पावर नहीं होगी। तो इस प्रकार दे देयरफॉर इंस्टीट्यूटेड सेवरल प्रोविंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वुड एस्टेब्लिश द रूल ऑफ लॉ। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे, संविधान बनाने वाले थे, उन्होंने ऐसे ही कानूनों को संविधान में बनाया था, ऐसे ही कई प्रावधानों को लागू किया गया था, जोड़ा गया था, जो रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून का शासन, ऐसे कई कानून थे जो संविधान में लिखे गए थे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दी, जिनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण कानून है, दैट ऑल पर्सन इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ। ये स्वतंत्र भारत के सभी पर्सन, सभी सिटीजन क्या है, इक्वल है, किसके सामने, कानून के सामने, चाहे वो बड़े से बड़ा अधिकारी है या छोटे से छोटा एक सर्वेंट है। तो हमारे जो कानून है वो सबके लिए इक्वल है। द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और जेंडर। तो कोई भी कानून भेदभाव नहीं कर सकता है किस आधार पर, यानी कि किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी रिलीजन से रिलेटेड है, किसी भी कास्ट का है, किसी भी जेंडर का है, तो किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति और जेंडर यानी कि औरत और पुरुष के होने के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। सभी व्यक्ति, सभी जाति के आदमी, सभी धर्म से रिलेटेड या औरत या आदमी सब इक्वल है किसके सामने, लॉ के सामने, कानून के सामने। व्हाट द रूल ऑफ लॉ मीन्स, यानी कि इसका अर्थ क्या है, रूल ऑफ लॉ का अर्थ है दैट ऑल लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री, यानी कि देश के सभी नागरिकों के लिए कानून सभी पर समान रूप से लागू किए जाएंगे। नो वन कैन बी अबव द लॉ, कानून से ऊपर कोई नहीं है, ना इधर एक गवर्नमेंट ऑफिशियल, ना तो कोई सरकारी अधिकारी, नॉर ए वेल्दी पर्सन, ना ही कोई रिच आदमी, नॉर इवन द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इज अबव द लॉ, यानी कि हमारे देश का राष्ट्रपति भी हमारे कानून से ऊपर नहीं है, राष्ट्रपति को भी कानून मानने पड़ते हैं। एनी क्राइम और वायलेशन ऑफ लॉ हैज ए स्पेसिफिक पनिशमेंट, अगर कोई क्राइम करता है, कोई व्यक्ति अपराध करता है या कानून को नहीं मानता है, तो उसके लिए पनिशमेंट दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कुछ स्पेशल दंड दिए गए हैं, एज वेल एज ए प्रोसेस, उनकी एक प्रक्रिया होती है, दंड देने की प्रक्रिया, सजा देने की प्रक्रिया होती है, विच द गिल्ट ऑफ ए पर्सन हैज़ टू बी एक्सप्लेन, अगर आदमी के द्वारा अपराध किया गया है तो अपराध को साबित करने के लिए प्रोसेस बनाई गई है, प्रक्रिया बनाई गई है। बट वाज इट ऑलवेज लाइक दिस, क्या हमेशा से ही ऐसे है ये प्रोसेस, क्या पुराने समय से ही ये प्रोसेस अपनाई गई है? तो अब आगे इसके बारे में रीड करते हैं कि पुराने समय में क्या प्रोसेस थी और अब क्या प्रोसेस है। इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत के अंदर, देयर वर इनमरेबल यानी कि असंख्य एंड ऑफन ओवरलैपिंग लोकल लॉज, जो स्थानीय कानून होते थे वो लागू किए जाते थे, असंख्य स्थानीय लोकल लॉज थे जो बनाए गए थे। डिफरेंट कम्युनिटीज, अलग अलग जो समुदाय थे, एंजॉय डिफरेंट डिग्रीज ऑफ ऑटोनॉमी इन द एडमिनिस्ट्रेटिंग दीज लॉ, यानी कि अपने प्रशासन को चलाने के लिए जो कम्युनिटी थी अलग अलग रूल बनाते थे और अपने प्रशासन को चलाती थी, यानी कि सबके लिए एक जैसे रूल नहीं बनाए गए थे, अलग अलग कम्युनिटी अपने लिए अलग अलग रूल बनाती थी। अमंग देयर ऑन, यानी कि अपने खुद के, अपनी कम्युनिटी के लिए अपने अलग रूल बनाते थे। द पनिशमेंट दैट टू पर्सन रिसीव्ड फॉर द सेम क्राइम, अगर दो आदमियों ने एक ही अपराध किया है,
दैट वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर कास्ट बैकग्राउंड, वो डिपेंड करता है कि वो किस जाति से है, यानी कि एक अपर कास्ट से है और दूसरा लोअर कास्ट से है, तो उनका जो पनिशमेंट था वो अलग अलग होता था। अपराध सेम है, यानी कि एक आदमी को मारने का अपराध किया है दो लोगों ने, तो एक अपर कास्ट का है तो उसको शायद सजा कम मिले, और जो लोअर कास्ट का है उसको शायद सजा ज़्यादा मिले। ये तो पहले किस पर डिपेंड होती थी, कास्ट बैकग्राउंड पर। विद लोअर कास्ट बीइंग मोर हार्शली पेनलाइज्ड, यानी कि जो लोअर कास्ट का नीची जाति के व्यक्ति होते थे उनको ज़्यादा कठोर सजा दी जाती थी। दिस slowly began to change as the system of law began to further in evolve during the colonial period। इस प्रकार की जो ये लोअर कास्ट के लोगों के साथ ज़्यादा कठोर दंड देना, इस प्रकार का जो सिस्टम था ये कब स्टार्ट हुआ था, ये कॉलोनियल ब्रिटिश रूल के टाइम पे, जो अंग्रेजों का शासन था उस टाइम ये इस तरह का जो सिस्टम था वो लागू किया गया था। इट इज़ ऑफन बिलीव दैट इट वॉज द ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट हु इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। कई बार ये भी बताया जाता है, ये भी विश्वास किया जाता है कि जो रूल बनाए गए थे वो रूल हमारे ब्रिटिश रूल के टाइम पे, यानी अंग्रेजों के शासन की से ही शुरुआत हुई थी। उससे पहले जो पनिशमेंट देने के रूल थे वो इतने ज़्यादा नहीं बनाए गए थे, ये रूल बनाए गए थे अंग्रेजों के शासन काल के दौरान। रूल ऑफ लॉ इन इंडिया, भारत के अंदर जो कानून का शासन था उसको बनाया गया था अंग्रेजों के टाइम पीरियड में। हिस्टोरियन हैव डिस्प्यूट दिस क्लेम ऑन सेवरल ग्राउंड्स, इतिहासकारों ने इस बात पर काफ़ी बार दावे किए हैं, क्लेम किए हैं, विवाद किया है। इसके कई रीजन थे, टू ऑफ विच इंक्लूड, दो इसमें जो शामिल थे वो कौन कौन से? फर्स्ट, दैट कॉलोनियल लॉ वॉज अर्बिट्रेरी, तो वो क्या थे? मनमानी के कानून, अंग्रेजों के अपनी मनमर्जी के कानून थे, डिक्टेटर टाइप के कानून थे। द सेकंड दैट, तो दूसरा था इंडियन नेशनलिस्ट, जो भारतीय राष्ट्रवादी थे, प्लेड ए प्रोमिनेंस रोल, जिन्होंने एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी डेवलपमेंट ऑफ द लीगल स्पेयर इन ब्रिटिश इंडिया, यानी कि कुछ लीगल्स रूल बनाने में अपनी भूमिका निभाई थी, रूल्स डेवलप करने की, कानून बनाने की जो लीगल योगदान था वो भारतीयों का भी था। वन एग्जाम्पल इसमें क्या था? arbitrariness that continue to exist as part of British law is sedition, यानी कि राजद्रोह का जो एक एक्ट बनाया गया था ब्रिटिश टाइम में, एक्ट ऑफ 1870, 1870 में एक कानून बनाया गया था, एक्ट बनाया गया था राजद्रोह का, जिसमें क्या बताया गया था? द आइडियाज ऑफ द सेडिशन was very broadly understood with this act. Any person protesting or criticizing the British governments could be arrested without due trials। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग क्या बताया गया था? क्या विचार रखा गया था कि अगर कोई व्यक्ति प्रोटेस्ट करता है, विरोध करता है, किसका? ब्रिटिश गवर्नमेंट्स का, या क्रिटिसाइजिंग करता है, उसकी आलोचना करता है, अंग्रेजों की आलोचना करता है, तो ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा बिना कोई मुकदमा चलाए, यानी कि बिना किसी मुकदमे को उसको सीधा किस में डाला जाएगा? जेल में। ये कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग था? एक्ट ऑफ 1870 सेडिशन। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ साइड में हम एक छोटा सा कॉलम इसमें पढ़ते हैं। अनदर एग्जाम्पल है ब्रिटिश आर्बिट्रेजनेस का, रोलेक्ट एक्ट विच अलाउड द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स टू इम्प्रिजन पीपल विदाउट ड्यू ट्रायल, बिना कोई मुकदमा चलाए अंग्रेजी सरकार ऐसा कानून बनाया था जिसका नाम था रोलेक्ट एक्ट, यानी कि अगर कोई इंडियन क्रिटिसाइज करता है, किसका? इंडियन गवर्नमेंट्स का, या प्रोटेस्ट करता है, तो ऐसे व्यक्ति को सीधा जेल डाला जाएगा बिना मुकदमा चलाए। इंडियन नेशनलिस्ट इंक्लूड महात्मा गांधी, जो भारतीय राष्ट्रवादी थे जिनमें महात्मा गांधी जी भी शामिल थे। देयर ओपोजिशन, विरोध किया था रोलेक्ट एक्ट का, रोलेक्ट बिल का, डिस्पाइट द लार्ज नंबर ऑफ द प्रोटेस्ट, बहुत ज़्यादा लोगों ने इसका विरोध किया था। रोलेक्ट एक्ट कब बनाया गया था? 10 मार्च 1990 में। ध्यान रखना, रोलेक्ट एक्ट पूछा जा सकता है कब अप्लाई किया गया। इन पंजाब, पंजाब के अंदर प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस एक्ट कंटिन्यू क्वाइट एक्टिविटी ऑन अप्रैल 10, यानी कि ये मार्च में बना था, अप्रैल तक इसके खिलाफ विरोध करते रहे पंजाब के अंदर। जो टू मेन लीडर थे वो एक तो थे डॉक्टर सत्यपाल और दूसरे थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, तो ये दो याद रखने हैं जो मेन लीडर थे पंजाब के अंदर। टू प्रोटेस्ट देयर अरेस्ट, तो उनको अगर वो विरोध कर रहे थे उनको अरेस्ट किया गया था। ये पब्लिक मीटिंग थी पंजाब के अंदर, एक जगह अमृतसर में, जलियांवाला बाग के अंदर। लोग, एक त्यौहार था, बैसाखी का त्यौहार था, वो इकट्ठे हो रखे थे जलियांवाला बाग के अंदर। जनरल डायर
एंटर्ड द पार्क, वहाँ पार्क के अंदर एंट्री की इस ट्रूप अपनी सेना के साथ। दे क्लोज द ओनली एग्जिट, जो बाहर निकलने के रास्ते थे, जलियांवाला बाग से बाहर निकलने के जो रास्ते थे उनको बंद करवा दिया। विदाउट गिविंग एनी वार्निंग, बिना कोई चेतावनी दिए जनरल डायर के द्वारा ऑर्डर दिया गया ट्रूप टू फायर, अपनी सेना को गोली चलाने का ऑर्डर दिया। सेवरल हंड्रेड ऑफ पीपल डाइड इन द गनफायर, बहुत सारे लोग तो गोली चलाने से मारे गए और बहुत सारे उसमें क्या हो गया, वाउंडेड इंक्लूड वुमन, घायल हुए थे जिनमें औरतें भी और बच्चे भी शामिल थे। दिस पेंटिंग शो, जो नीचे पेंटिंग हम देखेंगे, ये क्या दिखाती है, ये जलियांवाला बाग मास्केर के बारे में दिखाया गया था कि कितने ज़्यादा लोग इस घटना में मारे गए थे। इंडियन नेशनल्स began protesting the criticizing this arbitrary यूज ऑफ द अथॉरिटी बाय द ब्रिटिश, बहुत सारे राष्ट्रवादियों ने इस प्रकार की जो मनमानी या तानाशाही पावर का यूज किया गया था, शक्ति का यूज किया गया था अंग्रेजों ने, उसका बुराई की, उसका विरोध किया। दे आल्सो बिगन फाइटिंग, उन्होंने इसके खिलाफ लड़ाई शुरू की। ग्रेटर इक्वालिटी, उन्होंने कहा कि हमें बराबर के अधिकार मिलने चाहिए। एंड वांटेड टू चेंज द आइडिया, और जो रोलेक्ट एक्ट का आइडिया है इसको चेंज करो, बदलो, ये इसके लिए लोगों ने अंग्रेजों से फाइटिंग करना शुरू कर दिया। ऑफ लॉ फ्रॉम ए सेट ऑफ रूल्स, और कहा कि जो रूल्स का सेट है वो चेंज करना है, रोलेक्ट एक्ट के जो रूल बनाए गए उसको चेंज करना है। दैट दे वर फोरेस्ट टू ओबे, जिनको मानने के लिए हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपा जा रहा है, जो रूल अंग्रेजों ने बनाए हैं उनको जबरदस्ती हमारे ऊपर लागू किया गया है। टू लॉ इंक्लूडिंग आइडिया ऑफ जस्टिस, हम ऐसे रूल्स को मानेंगे जिसमें न्याय की मांग की गई थी, न्याय को शामिल किया जाए। बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, जैसे जैसे 19th सेंचुरी खत्म होती जा रही थी, जैसे 1899 1898 क्या टाइम चल रहा है ना, द इंडियन लीगल प्रोफेशंस आल्सो बिगन एमरेजिंग द डिमांडिंग रिस्पेक्ट इन कॉलोनियल कोर्ट, उन्होंने कहा कि हमें भी शामिल किया जाए। मांग की जाने लगी कि जो ब्रिटिश कोर्ट हैं, अंग्रेजों के जो कोर्ट है, न्यायालय है, उनमें भारतीय जज को भी शामिल किया जाना चाहिए, इस प्रकार की डिमांड भारतीयों ने रखी। द बिगन द यूज लॉ ऑफ डिफेंड द लीगल राइट ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा कि भारतीयों के लिए लीगल अधिकार दिए जाने चाहिए। इंडियन जज आल्सो बिगन टू प्ले ग्रेटर, भारत के जो जज हैं उनने भी शुरुआत की एक अच्छा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने के लिए, किसमें, रोल इन मेकिंग डिसीजन, निर्णय लेने की जो प्रोसेस है उसमें भागीदारी शुरू की थी, किसने, इंडियन जज ने। देयर वर सेवरल वेज, इस प्रकार कई अन्य दूसरे तरीके थे इन विच इंडियन प्लेड ए मेजर रोल इन द इवोल्यूशन द रूल ऑफ लॉ ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। इस प्रकार अंग्रेजों के जो शासन पीरियड टाइम था, अंग्रेजों का शासन टाइम था, उसमें भारतीय के कुछ लोगों ने अपना योगदान दिया था। विद द एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमने आज़ादी के बाद आफ्टर 1947 के बाद हमने आज़ादी मिली, 1950 में हमने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको अप्लाई किया था। तो इस प्रकार जो डॉक्यूमेंट्स हमने दस्तावेज बनाया था, एज द फाउंडेशन ऑन विच आवर रिप्रेजेंटेटिव वीगन मेकिंग लॉ फॉर द कंट्री, तो हमारे जो प्रतिनिधि थे उन प्रतिनिधियों के द्वारा देश के लिए कानून बनाए जाने की शुरुआत की थी 1950 के बाद। एवरी ईयर आवर रिप्रेजेंटेटिव पास सेवरल, प्रत्येक साल, हर साल हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधि हैं, वो नए कानून बनाते हैं, एज वेल एज अमेंड एग्जिस्टिंग वंस, और जो पुराने कानून हैं उनमें भी सुधार करते हैं, उनमें भी बदलाव करते हैं। इन योर क्लास 6, आपने 6th क्लास में रीड किया था हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 का जो अमेंडमेंट था, हिंदू से रिलेटेड जो कानून थे उसमें बदलाव किया गया था। अकॉर्डिंग टू न्यू लॉज, जो नया कानून बनाया गया था, सन, डॉटर एंड देयर मदर्स कैन गेट एज इक्वल शेयर ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी, जो फैमिली की प्रॉपर्टी है उसमें सबका इक्वल राइट किया गया, जैसे बेटा और बेटी और माँ का इक्वल राइट है प्रॉपर्टी के अंदर। क्योंकि पहले जो एंशियंट टाइम में प्रॉपर्टी होती थी वो सारे लड़के को मिलती थी, लेकिन धीरे धीरे जो नया एक्ट बनाया गया 2005 में उसमें डॉटर को और मदर को भी इंक्लूड किया गया था। सिमिलरली न्यू लॉज हैव बीन एनेक्टेड टू कंट्रोल पोल्यूशन एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट्स, तो कई कानून बनाए जाते हैं किसको कंट्रोल करने के लिए, पोल्यूशन, प्रदूषण को रोकने के लिए। कई कानून बनाए जाते हैं एम्प्लॉयमेंट्स यानी कि रोजगार देने के लिए। हाउ डू पीपल कम टू थिंक्स एंड पर्पस दैट ए न्यू लॉ इज नेसेसरी, तो लोगों ने कैसे सोचना शुरू किया और क्यों नए कानूनों की जरूरत है, या नया कानून क्यों जरूरी है,
ये कैसे जो है वो निर्णय लिया जाता है कानून बनाने का। यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन। आगे आने वाले पार्ट में हम इसके बारे में डिटेल से रीड करेंगे। स्टूडेंट्स वीडियो को ध्यान से सुनना है और अच्छी तरह से लेसन को समझना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।